Hello friends, welcome to the YouTube channel Tuto Physics. Now in this one short video, we are going to discuss the very sixth chapter of this 12th syllabus, state board syllabus, that is superposition of waves. Right, सबसे पहले सुपरपोजिशन क्या होता है वो समझते हैं, है ना। सुपरपोजिशन मतलब क्या होगा? इट इज नथिंग बट द मिक्सिंग, राइट। इट इज नथिंग बट द mixing, or we can also say it is nothing but the addition. इट मीन्स एडिंग ऑफ टू वेव्स। अगर हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली सुपरपोजिशन में दो वेव्स कम से कम ऐड होंगी या मिक्स होंगी, या इसी को हम इंटरफेरेंस भी बोल सकते हैं, है ना। तीनों का मतलब, चारों का मतलब एक ही है। सुपरपोजिशन मतलब ही मिक्सिंग, मतलब ही एडिशन, मतलब ही इंटरफेरेंस, है ना। एक दूसरे से दो तीन चार जितने भी सिग्नल्स है एक दूसरे के साथ मिक्स होना मतलब सुपरपोजिशन। ठीक है। इसमें शुरुआत में आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह दी है वेव्स की, लाइक प्रोग्रेसिव वेव, देन प्रोग्रेसिव वेव में क्या क्या आता है, ट्रांसवर्स वेव, देन लॉन्जिट्यूडनल वेव, इसके बारे में दिया है, राइट। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, ये थोड़ा सा थेरेटिकल पोर्शन है। सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स having same amplitude but in traveling towards each other with सेम फेज एंड अपोजिट फेज वगैरह वगैरह ये दिया हुआ है। तो दैट इज क्वाइट थेरेटिकल कंसेप्ट, सो आई एक्सपेक्ट दैट यू शुड गो थ्रू इट, राइट। अगर आपको उसमें कोई डाउट आता है तो यू कैन पोस्ट द कमेंट और क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर फॉर दैट, राइट। तो हम सबसे पहले इसमें सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में एक सुपरपोजिशन क्या होता है, कुछ सिग्नल, दो सिग्नल्स का यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे। मतलब वी विल फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड, है ना। दो सिग्नल्स एक दूसरे के साथ मिक्स होने के बाद रिजल्टेंट सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या प्रोड्यूस होता है वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। दो वेव्स एक दूसरे के साथ सुपरपोजिशन होने के बाद, उनका मिक्सिंग होने के बाद जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तैयार होगा, रिजल्टेंट वेव हमें मिलेगी, उसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा वो हम फाइंड आउट करेंगे, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, राइट। और एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, मतलब ऑसिलेशन में हमने पढ़ा है कि एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाले इक्वेशन का यूज करेंगे, दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 वगैरह हमने यूज किया था, तो उसी को एक्स या वाई के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम दो सिग्नल्स कंसिडर करेंगे, है ना। लेट टू सिग्नल्स, मतलब ही टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, अलग अलग एम्पलीट्यूड वाले सिग्नल, एंड हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ फाई। ठीक है। देखो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि दो सिग्नल लिए जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, चलो ठीक है। एम्पलीट्यूड और फेज को अलग अलग कंसिडर करने के पीछे का रीजन क्या है? उनको भी हम सेम ले सकते हैं, लेकिन अगर हमने उनको सेम ले लिया, है ना, एम्पलीट्यूड को भी और फेज डिफरेंस, मतलब फेजेस को भी हमने सेम ले लिया, फेज डिफरेंस नहीं है, मतलब फेज डिफरेंस जीरो है, मतलब ही फाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब दोनों सिग्नल्स इन फेज हैं। ये अगर हम कंसिडर करते हैं तो हम स्पेसिफिकली उसी कंडीशन को फाइंड आउट कर रहे हैं, ये उसका मतलब निकलता है। लेकिन हम यहाँ पे ये अलग अलग कंसिडर करके हम दो तीन अलग कंडीशंस पे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज, ये भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, है ना। तो हम एक्सट्रीम लेवल पे ये कंडीशन कंसिडर करके बाकी सारे कंडीशंस को प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो दो सिग्नल्स हमें यहाँ पे कंसिडर करने पड़ेंगे। एक, लेट अस से इट इज y1 along y axis, y direction, it is nothing but a, या इक्वेशन लिखता हूं मैं पहले, a is y is equals to a sin ओमेगा t प्लस फाइ, एंड दूसरा सिग्नल y is equals to a sin ओमेगा t प्लस फाइ।
ठीक है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। क्या बोला है, टू सिग्नल्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम फ्रीक्वेंसी ओमेगा ओमेगा 2 पाई एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, एम्पलीट्यूड को अलग बोला है, मतलब एम्पलीट्यूड को ए ना रखते हुए हमें यहाँ पे A1 और A2 करना पड़ेगा। हैविंग फेज डिफरेंस, अभी फेज डिफरेंस बोला है तो हम क्या करेंगे, फेज डिफरेंस ऑफ 5 बोला है, ठीक है। तो एक सिग्नल बिना फेज का ले लेते हैं, मतलब जिसकी जहां पे फाई की वैल्यू 0 कंसिडर कर लेते हैं, राइट। और दूसरा ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस फाइव का हो गया है ना, ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी करेंगे तो ओमेगा टी कैंसिल होके बचेगा क्या, फाइव, मतलब फेज डिफरेंस फाइव आ गया। दोनों सिग्नल्स अलग अलग है तो इधर y1 और इधर y2 करना पड़ेगा, एंड कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस एज इक्वेशन नंबर 2। इनका क्या होने वाला है, सुपरपोजिशन होने वाला है। तो सुपरपोजिशन में हम सिग्नल्स का एडिशन करते हैं। सो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, y1 y2 ये अगर इनकी डिस्प्लेसमेंट है तो रिजल्टेंट सिग्नल का डिस्प्लेसमेंट y ले लेंगे एंड y1 और y2 इन दोनों की एडिशन कर देंगे। y1 की वैल्यू रखेंगे a1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 इज a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, ये भी रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो नॉर्मल साइन ओमेगा टी है, इसमें इसका कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे साइन ए प्लस भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो अप्लाई कर देते हैं। a1 इंटू साइन ओमेगा टी एज इट इज प्लस a2 मल्टीप्लाइड है तो a2 को मल्टीप्लाई करते हुए लिखता हूँ, साइन ए प्लस बी इज व्हाट, साइन ए इंटू कॉस बी, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी मतलब कॉस फाइव प्लस a2 इंटू a2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड रहेगा कॉस ए साइन बी, दैट इज कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ फाइव, ठीक है। a2 को मल्टीप्लाई करते हुए लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन निकलेगा, वो कॉमन क्या निकलता है वो चेक कर लेते हैं। जैसे कि ओमेगा टी वाला देखेंगे तो साइन ओमेगा टी कॉमन निकल जाएगा, a1 प्लस a2 कॉस फाइव, और इधर कॉस ओमेगा टी है तो a2 साइन फाइव ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस हिसाब से पहले इसमें हमने साइन ओमेगा टी को कॉमन निकाल दिया, बचा क्या, a1 प्लस a2 कॉस फाइव प्लस इधर है कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू a2 साइन ऑफ फाइव, इसको भी मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। अब ब्रैकेट वाली टर्म अगर आप देखेंगे, एम्पलीट्यूड किसी भी सिग्नल का कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और फाई जो है ये फेज डिफरेंस है, दैट इज आल्सो कांस्टेंट, मतलब a1 प्लस a2 cos फाई ये कांस्टेंट हो गया, a2 cos sin फाई ये भी कांस्टेंट हो गया, राइट। तो इनके जगह पे हम थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, राइट। इस इक्वेशन में दिस इज y, लेट अस, सो सब्स्टिट्यूटिंग, क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सबसे पहले a1 प्लस a2 इंटू कॉस ऑफ फाइव, इसके जगह पे सब्स्टिट्यूशन आएगा, और इधर a2 साइन ऑफ फाइव के तरफ के जगह पे सब्स्टिट्यूशन आएगा। सब्स्टिट्यूशन बहुत लॉजिकली ध्यान में रख सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे एम्पलीट्यूड के लिए हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कंसीडर करेंगे, एंड लेट अस से इट इज r, ठीक है। और cos ऑफ फाइव आया है तो इसकी यहाँ पे cos फाइव के जगह पे हम cos ऑफ थीटा ले लेते हैं, राइट। और a2 sin फाइव, वापस से एम्पलीट्यूड के लिए r का ही यूज करेंगे, और sin फाइव है तो उसके जगह पे sin ऑफ थीटा कर देते हैं, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन को हम नंबरिंग कर देते हैं, दिस इज से इक्वेशन 4 एंड दिस इज से 5, ये इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अब ये सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन 3 में करेंगे, ये वाला सब्स्टिट्यूशन, सो देयरफॉर फ्रॉम
इक्वेशन 3 क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी एज इट इज, राइट, साइन ओमेगा टी एज इट इज, ये ब्रैकेट के जगह पे क्या आया है, r cos थीटा, तो r cos ऑफ थीटा आ गया, प्लस cos ओमेगा टी इंटू a2 sin फाइ, a2 sin फाइ के जगह पे r sin थीटा है, तो r sin ऑफ थीटा आ गया, ठीक है। r कॉमन है राइट हैंड साइड में, कॉमन निकल लिया, ब्रैकेट में बचा क्या, साइन ओमेगा टी cos ऑफ थीटा प्लस cos ओमेगा टी साइन ऑफ थीटा, है ना। फॉर्मूला क्या है, ये जो यहाँ पे आया था साइन a प्लस बी, है ना, फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, ये इसके लिए इधर कमेंट लिखता हूँ ब्रैकेट में, सिंस साइन a प्लस बी इज साइन a cos b प्लस cos a साइन बी होता है, ठीक है। तो वैसे ही साइन a cos b प्लस cos a साइन बी है, so this becomes r into sin a plus b, that is omega t plus theta, and this is the रिजल्टेंट इक्वेशन, इसका रिजल्टेंट वेव का, रिजल्टेंट वेव जो मिलेगी उसका ये इक्वेशन आ गया। देखो दो साइनोसॉइडल सिग्नल्स का हमने एडिशन किया तो हमें रिजल्टेंट भी साइनोसॉइडल ही मिला है ना। इक्वेशन बराबर मेंटेन्ड है, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड, साइन साइन साइन, फेज फेज फेज, है ना। बस अभी हमें क्या करना है, हमें एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, मतलब आर फाइंड आउट करना है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 बोल देता हूं। अब ये एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आर कहाँ पे आया है पहले, इस इक्वेशन में, तो इनका यूज करेंगे एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। सो नाउ ये एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए देखेंगे यहाँ पे cos थीटा है sin थीटा है, तो अगर हमने इनका स्क्वेयरिंग करके इसको ऐड कर दिया तो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा इनकी एडिशन हो जाएगी, 1 बचेगा, मतलब हमें r स्क्वायर राइट हैंड साइड में बचेगा, और फिर वहां से स्क्वायर रूट लेके हमें r मिल जाएगा, ठीक है। तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 4 एंड 5, 4 और 5 दोनों इक्वेशन का स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे, राइट हैंड साइड का स्क्वायर करके मैं लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर रहा हूँ, तो आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा हो जाएगा इसका, प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड की स्क्वायर और एडिशन, तो a1 प्लस a2 कॉस ऑफ फाइ इसका स्क्वायर प्लस a2 साइन, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, दो टर्म्स है इसलिए, राइट, और दूसरा है a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइ, इसको हम डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं, राइट। यहां से आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1, तो इंटू 1 कर देता हूँ, इक्वल टू इसका स्क्वायरिंग करते हैं, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो इट इज a स्क्वायर, मतलब a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 इंटू a2, राइट, इंटू cos ऑफ फाइ प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाइ प्लस a2, ये हो गया ब्रैकेट का यहाँ तक के एक्सपेंशन, ये a2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाइ यहाँ पे आ गया, राइट। इस इक्वेशन में a2 स्क्वायर कॉमन है, तो r स्क्वायर इंटू 1 इज r स्क्वायर, बचा क्या, a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 इंटू a2 इंटू कॉस ऑफ फाइ प्लस ये a2 स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, cos स्क्वायर फाइ प्लस साइन स्क्वायर फाइ इज अगेन 1, राइट, तो ओके इंटू 1 कर देता हूं। अब हमें आर स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें आर चाहिए, तो क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज आर इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड कोई भी स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट नहीं है,
है ना। अगर cos phi नहीं होता तो फिर वो a1 प्लस a2 होल स्क्वायर होता, लेकिन cos phi है तो पूरा इक्वेशन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। दैट मीन्स इट इज a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 इंटू a2 इंटू cos of phi plus a2 square. This is the resultant equation. Call this as equation number 7. और इसी इक्वेशन नंबर 7 का यूज करके हम कुछ कंडीशंस देखेंगे जहां पे एम्पलीट्यूड इक्वल रहेगा, फेज डिफरेंस में चेंज लाएंगे, फेज डिफरेंस क्या रहेगा वो देखेंगे और इसको खत्म करेंगे, राइट। सो दिस इज नथिंग बट द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, राइट। ओके, सो रिजल्टेंट इक्वेशन हमारे पास आया है r इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर ट्वाइस प्लस ट्वाइस a1 a2 cos of phi plus a2 square, right? Now we will find out the equation of r for different conditions, right? This is equation, this was 7, ठीक है। तो रिजल्टेंट के लिए पहली कंडीशन अज्यूम करते हैं, इफ phi is equals to 0, phi is equals to 0 मतलब फेज डिफरेंस इज 0, फेज डिफरेंस इज 0 इसका मतलब दैट इज phi 1 and phi 2 are same, मतलब phi 1 is equals to phi 2, that is two waves are parallel to each other, है ना। ये एक दूसरे को कैसे होंगे, पैरेलल होंगे एक दूसरे के साथ, राइट। तो इन दिस केस phi is equals to 0 पुटअप करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 7 में r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 इंटू a2 इंटू कॉस ऑफ 0 प्लस a2 स्क्वायर, एंड व्हाट इज कॉस 0 इज 1, तो ये r इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 इंटू 1, दैट इज ट्वाइस a1 a2 प्लस a2 स्क्वायर। तो इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ व्हाट, a1 प्लस a2 होल स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 मिलेगा। दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विच इज मैक्सिमम, रिमेंबर दिस, राइट। और अगर इसमें भी अगर एम्पलीट्यूड दोनों सिग्नल्स का ये इक्वल है, इफ a1 इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू a, देन r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस a, ये वाली कंडीशन इधर रख दी, तो दिस इक्वेशन बिकम्स a प्लस a एंड दिस r इज इक्वल्स टू ट्वाइस a। मतलब क्या, तो दो सिग्नल्स जो सुपर इम्पोज हो रहे हैं उनका एम्पलीट्यूड अगर इक्वल है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या आएगा, मतलब क्या है कि अगर दोनों सिग्नल्स का एम्पलीट्यूड ये इक्वल है तो r इज इक्वल्स टू a प्लस a, दैट बिकम्स r इज इक्वल्स टू 2a। तो अगर दो सिग्नल्स इनका एम्पलीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना आएगा, डबल द एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव, ठीक है। सेकेंड केस इज व्हाट, केस 2, if phi is equals to 90 degree, right, phi is equals to 90 degree मतलब क्या, that is phi 1 minus phi 2 और phi 2 minus phi 1 can be equals to 90 degree, मतलब that is two waves are perpendicular to each other। यहाँ पे मैंने phi 1 और phi 2 ये दो अलग सिग्नल्स के फेजेस को कंसिडर किया है, जैसे कि पहले सिग्नल के लिए phi 1 इज 0, दूसरे सिग्नल के लिए phi 1 इज phi, phi 2 इज phi, तो उस हिसाब से phi 1 0 phi 2 phi, तो phi की ही वैल्यू 90 डिग्री है, ये उसका मतलब है। तो रादर यू कैन राइट दिस phi 2 माइनस phi 1 हियर, राइट। तो अगर phi की वैल्यू 90 डिग्री अगर हम रखते हैं इन इक्वेशन 7, तो r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1
into A2 into cos of 90 plus A2 स्क्वायर इट इज, राइट। और cos of 90 क्या होता है, cos 90 is 0, तो उस हिसाब से r इज इक्वल टू ये 0 हो गया, 0 इंटू ट्वाइस A1 A2 0, तो बचेगा क्या रूट के अंदर, रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ सच वेव, है ना। ऐसे वेव का एम्पलीट्यूड ये आ जाएगा since cos of 90 is 0, and if A1 is equal to A2 and is equals to A, then this resultant amplitude is what, root of A square plus A square, and that becomes R is equals to root of twice A square, and root of twice A square is what, R is equals to root 2 A, मतलब ही 1.414 टाइम्स A it is। इसका मतलब क्या है कि अगर दो सिग्नल्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोजिशन परफॉर्म कर रहे हैं और इनके बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये है, राइट। उसमें भी अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, रूट टू टाइम्स द एम्पलीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द सिग्नल्स, है ना। दैट मींस 1.414 टाइम्स A it is, राइट। एंड द थर्ड केस इज व्हाट, कि इफ phi is equals to 180 डिग्री, है ना, दैट मीन्स phi2 माइनस phi1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 180 डिग्री है इसका मतलब क्या है, दैट इज द टू सिग्नल्स और टू वेव्स आर एंटी पैरेलल विथ ईच अदर। और अगर ये एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल है, इन दैट केस phi इज इक्वल टू 180 डिग्री अगर हमने इक्वेशन नंबर 7 में पुटअप कर दिया, तो A1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 इंटू A2 इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस A2 स्क्वायर, एंड कॉस ऑफ 180 क्या होता है, cos 180 इज -1, तो ये अगर हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो दिस इक्वेशन बिकम्स रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू ट्वाइस A1 A2 माइनस ट्वाइस A1 इंटू A2 इंटू सॉरी प्लस A2 स्क्वायर इट इज, एंड इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, A1 माइनस A2 होल स्क्वायर, है ना। A प्लस A माइनस बी होल स्क्वायर का स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट है A स्क्वायर माइनस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर, एंड दैट बिकम्स R इज इक्वल्स टू A प्लस सॉरी A माइनस आई मीन A1 माइनस A2 इट इज, राइट। और इसमें भी अगर if A1 is equal to A2 is equals to A, then अगर इनका एम्पलीट्यूड अगर इक्वल है तो R इज इक्वल टू क्या आएगा, A माइनस A, एंड इट इज इक्वल टू 0। मतलब अगर दो सिग्नल्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, मतलब 180 डिग्री आउट ऑफ फेस, तो इन दैट केस देयर रिजल्टेंट इज व्हाट 0, बिकॉज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, A1 माइनस A2। यहाँ से हम इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं सिग्नल की, राइट। तो इंटेंसिटी क्या रहेगी, ऑल्सो इंटेंसिटी मैक्सिमम हम फाइंड आउट करेंगे, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कब रहेगी, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगा, राइट। और एम्पलीट्यूड यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे दिख रहा है, इट विल बी A1 plus A2, or it is root of A1 square plus A2 square, or it is root of A1 minus A2 whole square, is obviously A1 plus A2, है ना। तो Imax will be in intensity और amplitude इनके बीच का रेशियो क्या रहता है, it is nothing but intensity is directly proportional to A square। तो intensity maximum तभी रहेगी जब amplitude maximum रहेगा, that is I is maximum when A1 plus A2 is there, है ना। तो Imax is equals to A1 plus A2 whole square, and intensity is minimum, I mean
is when amplitude resultant amplitude is minimum, उसका स्क्वायर. तो therefore I mean is what? मिनिमम कहाँ पे रहेगा? मिनिमम इज a1 minus a2, so it is a1 minus a2 whole square. So this is how we'll get the intensity maximum and minimum, right?